बीटीवी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नक्सलियों ने तेंदुपत्ता बंडलों में लगाई आग, पाथरी चौकी के किंदई में दिया वारदात को अंजाम। नक्सलियों की तेंदुपत्ता खरीदी के दामों को बढ़ाने की मांग, तेंदुपत्ता ठेकेदारों को खरीदी दाम पर चिताया। वैक्सीनेशन के लिए रेल कर्मियों को लेकर पहुंची रेल, बालाघाट स्टेशन में कराया गया टीकाकरण। टीकाकरण पर रेल विभाग की अभिनव पहल, जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया से पहुंचे टीका लगाने रेल कर्मी। आमाघाट में नहाने गए थे 5 बच्चे, 2 बच्चों की नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत। बहिर चौकी निवासी चचेरे भाई थे दोनों मृतक बच्चे, एक को बचाने के प्रयास में दूसरा भी नदी में डूबा। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कोरोना काल में खामोश रहे नक्सलियों ने अब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने तथा दहशत कायम करने के मकसद से कार्यवाही को अंजाम दिया है। तेंदुपत्ता के दाम को लेकर नक्सलियों ने ठेकेदारों को चेताते हुए जंगलों में पर्चे टांगते हुए तेंदुपत्ता बंडलों को आग के हवाले कर दिया है। यह घटना नक्सल प्रभावित पाथरी पुलिस चौकी के अंतर्गत कंदई की बताई गई है। जंगलों में तेंदुपत्ता तुड़ाई का कार्य चल रहा है और लॉकडाउन होने से अब की बार तेंदुपत्ता संग्राहकों की संख्या बढ़ी है। इसी बीच नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी जताते हुए वारदात को अंजाम दिया है। इस बार तेंदुपत्ता को लेकर नक्सलियों ने ठेकेदारों को चेताया है। बताया गया कि तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य का विरोध करते हुए कार्य में बाधा डालकर नक्सलियों ने ठेकेदारों द्वारा खरीदे गए तेंदुपत्ता के बंडलों को आग के हवाले किया। यह घटना बीती रात की बताई जाती है, जहां नक्सलियों ने पाथरी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम कंदई में यह आगजनी की है। नक्सलियों ने घटना के बाद जंगलों के पेड़ों में भी पर्चे लटकाए हैं, जिसमें महंगाई का विरोध करते हुए लिखा गया है कि बाजार की हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, फिर तेंदुपत्ता के दाम क्यों कम हैं। जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 450 रुपये प्रति सैकड़ा तेंदुपत्ता की गड्डी दी जाती है। जब तेंदुपत्ता मजदूर दाम की जानकारी लेते हैं तो ठेकेदार पुलिस की धमकी देते हैं। नक्सलियों ने पर्चों में उल्लेख कर ठेकेदारों को चेताया है कि तेंदुपत्ता मजदूरों को वाजिब मेहनताना देकर 500 रुपये प्रति सैकड़ा देना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर जहां कई लोग नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, वहीं रेलवे अपने कर्मचारियों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए अभिनव पहल कर टीकाकरण कराकर सुरक्षित कर रहा है। 2 दिनों से लगातार रेलवे की स्पेशल ट्रेन रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार को लेकर बालाघाट आ रही है और यहां उनका टीकाकरण उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के घातक परिणाम के बावजूद भी अब भी कई लोग इस महामारी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि प्रशासन और चिकित्सक लगातार यह कह रहे हैं कि टीकाकरण कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में एक हथियार है और सभी को वैक्सीन अवश्य लगानी चाहिए। इसी सकारात्मक सोच को जागृत करते हुए रेलवे ने प्रेरणादायी प्रयास किया है। रेलवे न सिर्फ अपने कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के टीकाकरण को लेकर भी गंभीर है और यही वजह है कि स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बालाघाट में रेलवे कर्मी और उनका परिवार पहुंचकर टीकाकरण करा रहे हैं। यह स्पेशल ट्रेन जबलपुर, ग्वारीघाट, बरगी, सुकरी, मंगेला, शिकारा, बिनैकी, घनसौर, नैनपुर तथा बालाघाट जिले के तहत रेल सेवा में जुटे रेल कर्मियों को लेकर शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के रेल कर्मियों और उनके परिवारजनों का वैक्सीनेशन किया गया। शनिवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन में रेल कर्मियों की भीड़ दिखाई दी, जो इस स्पेशल ट्रेन से खुशी खुशी टीकाकरण के लिए यहां पहुंची थी। दोपहर 1 बजे पहुंची इस ट्रेन में सवार सभी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी।
जहां शुक्रवार को गोंदिया से पहुंची ट्रेन में 35 कर्मियों का टीकाकरण किया गया, वहीं शनिवार को 150 से अधिक रेलकर्मी एवं उनके परिवार ने वैक्सीनेशन कराया। देखा जाए तो रेलवे अपने कर्मियों की सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीरता दिखा रहा है और यह सुविधा देकर रेल कर्मियों में टीकाकरण के प्रति उत्साह भरने का कार्य किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक रेलकर्मी कोरोना महामारी के खतरे से दूर रहे और टीकाकरण करा लें, जबकि दूसरी ओर कई लोग अब भी टीकाकरण से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में रेल विभाग की यह पहल प्रेरणादायी होने के साथ ही टीकाकरण जागरूकता की ओर अग्रसर है। इस संबंध में स्टेशन मास्टर एचएल कुशवाहा ने बताया कि 18+ के रेल कर्मियों एवं उनके परिवार का टीकाकरण कराने के लिए स्पेशल ट्रेन पहुंची है। यह टीकाकरण बालाघाट केंद्र के सहयोग से किया गया है और आगे जो कर्मी छूट जाएंगे उनके लिए भी संख्यात्मक रूप से ट्रेन बालाघाट पहुंचती रहेगी और टीकाकरण प्रभावी रहेगा। बालाघाट टीकाकरण टीम के सहयोग से यहाँ एक व्यवस्था की जा रही है। कल भी करीब 35 लोगों का टीकाकरण किया गया था और आज भी लगभग 150 लोगों का टीकाकरण करने का है। इसके लिए रेल प्रशासन सेक्शन से मैनपुर सेक्शन से स्टाफ को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। साथ ही गोंदिया से बालाघाट के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसमें रेल कर्मचारी और उनके परिवारजन आके यहाँ बालाघाट में बैठे हैं। सर, उसमें 18+ का लगना है कि 45+? अभी जो मेन ये उद्देश्य है वो 18+ में जिन्होंने आज की डेट में स्लॉट लिया हुआ है उनका आज वैक्सीनेशन होना है। हो सकता है 45+ में भी होगा जिनका, उनको भी वैक्सीन लग जाएगा। ये प्रथम डोज है उनकी। वैनगंगा नदी के आमाघाट में शनिवार को 2 बच्चों की डूबकर मौत होने की दुखद घटना घटित हो गई। आपस में चचेरे भाई बैहर चौकी निवासी 5 बच्चे शहर में घूमने निकले थे, जो नहाने के लिए नदी पहुंचे, जहां 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और होमगार्ड तथा गोताखोरों की मदद से शव बरामद किए गए। घटना के संबंध में बताया गया कि आपस में चचेरे भाई 5 बच्चे जो बैहर चौकी क्षेत्र के निवासी थे, शनिवार को वैनगंगा नदी के आमाघाट में नहाने के लिए पहुंचे थे। इनमें पुनीत मात्रे पिता योगेश मात्रे उम्र 16 वर्ष, मोहित मात्रे पिता कन्हैया मात्रे 14 वर्ष, हिमांशु मात्रे पिता गणेश मात्रे 14 वर्ष, विवेकानंद मात्रे पिता सूरज मात्रे 15 वर्ष तथा आकाश मात्रे पिता दिनेश मात्रे उम्र 16 वर्ष, सभी निवासी बैहर चौकी, जो एक साथ वैनगंगा नदी के आमाघाट में नहा रहे थे। तभी पुनीत और मोहित दोनों गहरे पानी में चले गए। पुलिस ने बताया कि बच्चों के कहे अनुसार एक बच्चा डूब रहा था तो दूसरा उसे बचाने गया और वह भी डूब गया। इस तरह दोनों ही बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और होमगार्ड तथा गोताखोरों की मदद से शव को निकालने का प्रयास किया, जिसमें मशक्कतों के बाद शव को पानी से बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। 2 बच्चों की इस तरह पानी में डूबकर मौत होने की इस घटना के बाद बैहर चौकी क्षेत्र में मातम देखा गया। की जानकारी मिली थी। देखिए, सुबह 7 बजे पौने 7 के लगभग एक कॉल आया था, जिसमें वो इधर से निकल रहे होंगे रोड से, तो ये 3 बच्चे उनको चिल्लाते हुए मिले थे बचाओ बचाओ में। तो वो आए यहाँ, तो इन्होंने बताया कि इनके साथ 2 बच्चे और थे। ये सभी बच्चे 14-16 साल के लगभग की उम्र के थे और ये यहाँ पर सुबह घर से बिना बताए आ गए थे और पहले शहर में इन्होंने घूमा, फिर ये नदी पर आ गए और उस समय नदी का पानी यहाँ तक बढ़ा हुआ था, तो ये उधर में ही फिसल गए और गहरे पार्ट में चले गए, और जिससे एक बच्चे की डूबने लगा तो उससे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा गया और दोनों की उसमें एक बेहद दुखद घटना में दोनों की मौत हो गई। सर, डेड बॉडी मिल गई जी, दोनों बॉडी को लगातार पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम और जो हमारे डीमर मोहल्ले के भी गोताखोर हैं, इनकी मदद से बॉडी को अभी रिकवर किया गया और अभी पीएम करा के इनके परिवार। कोरोना महामारी जंगलों की सुरक्षा में जुटे वनकर्मियों और उनके परिवारों के लिए भी बड़ी त्रासदी साबित हुई है। बालाघाट वनवृत्त में वनकर्मियों के संक्रमित होने और मृत्यु होने के मामले सामने आए हैं। वन अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष बालाघाट जिले के 14 वनकर्मियों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि उनके परिवार पर भी संक्रमण का खतरा कुछ कम नहीं रहा है। मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने बताया कि महामारी के इस दौर में जंगलों में सुरक्षा संभाल रहे वनकर्मी, रेंजर एवं अन्य वनकर्मियों पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा है।
ऐसे में महामारी से जूझते हुए 14 वनकर्मियों की मौत हुई है। इस दौरान उनके परिवार पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा कुछ कम नहीं था और वे भी लगातार संक्रमित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग के जिन कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है उन्हें नियमानुसार शासकीय मदद पहुंचाई जाएगी, जबकि परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रयास भी किए जाएंगे। उनका कहना है कि राज्य शासन को जिले में सेवाकाल के दौरान कोरोना से मृत हुए वन्य कर्मचारियों की सूची भेजी गई है और वहां से सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमानुसार परिवार को इसका लाभ दिलाया जाएगा। देखा जाए तो जंगलों में वन सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे इन कर्मियों पर भी क्रूर कोरोना ने प्रहार किया है और असमय ही मौत की आगोश में ले लिया है। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा, अस्थायी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष कर्मी सरकार से नाराज हैं। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में मरीजों की जान बचाने वाले अब कार्य से निकाले जाने की आशंका पर विरोध कर रही हैं। इसके फलस्वरूप एक दिन पूर्व ज्ञापन सौंपने के बाद 22 मई से काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है, जो 24 मई तक जारी रहेगा और 25 मई को अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की बात कही है। सेवा भाव से कार्य करने वाले इन आयुष चिकित्सकों को मरीजों का भी साथ मिल रहा है। 25 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देने के बाद 22 मई से आयुष चिकित्सकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। शनिवार को जिले में कार्यरत सभी आयुष चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर कार्य से पृथक करने वाली शासन की मंशा का सांकेतिक विरोध जताया। एक दिन पूर्व ही अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आयुष कर्मियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संवर्ग में संविलियन कर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना दिए जाने एवं समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानसिक मानदेय दिए जाने की मांग है। आयुष कर्मियों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से वे लगातार कार्य में जुटे हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फीवर क्लिनिक, कोरोना सैंपलिंग, कोविड सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड सेंटर के साथ ही जिला कोविड कंट्रोल रूम में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती है तो सरकार इन स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाती है। आयुष चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंकित असाटी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे अस्थायी स्टाफ को निकाला जा रहा है, इसलिए उन्हें भी निकाले जाने का डर है, जबकि पहली और दूसरी लहर में अपनी जान की परवाह न करते हुए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 24 मई तक सभी आयुष चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ इसी तरह काली पट्टी बांधकर कार्य करेगा। सरकार द्वारा जो कोविड में काम कर रहे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनकी धीरे धीरे छटनी की जा रही है, जिसका एक उदाहरण विगत 2 दिन पहले मिशन संचालक महोदय के द्वारा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त करने का एक आदेश जारी किया है। जब सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे स्टाफ को निकाला जा रहा है तो जिला और ब्लॉक स्तर पर जो कोविड केयर सेंटरों में जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं, पता नहीं शायद सरकार को कब निकाल दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम अपनी मांगों को लेकर जिन भी लोगों ने कोविड में काम किया है, अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संवर्ग में संविलियन किया जाए और सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को समान कार्य समान वेतन के रूप में वेतन दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे 24 मई तक नहीं मानती तो 25 तारीख से पूरे प्रदेश में सभी कोविड चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इसके संबंध में हमारे द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा जा चुका है। देखा जाए तो आपातकाल में कार्य करने वाले आयुष कर्मियों के सेवा भाव से मरीजों का भी भावनात्मक रिश्ता बन चुका है और अब कोविड मरीज भी इन्हें काम से ना निकाले जाने को लेकर सरकार से मांग कर रही हैं। इसी तरह मरीज शकीला अंसारी ने कहा कि आयुष कर्मियों ने उनकी सेवाएं की हैं, प्रेम भाव दिखाते हैं और स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। सरकार इन्हें निकालने की कोशिश न करे क्योंकि यह लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने आप पूरे डॉक्टर्सों का, नर्स लोगों का, कर्मचारियों का देखी, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं इन लोग कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। इनकी इतनी अच्छी सेवा, इतना अच्छा काम, इतनी देख अच्छी हाल करते हैं, इतने प्यार से हमसे बातें करते हैं। एक आके हमारा पूरा 5-5, 10-10 मिनट पे हाल पूछते हैं, कैसे हो, क्या हो, कैसा लग रहा है, खाए कि नहीं, पी के नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा इनका काम है। मैं चाहती हूँ कि इनको एक सेवा बिल्कुल इनको मतलब पूरी करने का मौका दें।
उसी प्रकार कोविड मरीज सूरजलाल तुर्कर ने कहा कि आयुष कर्मी मरीजों की सेवा कर रहे हैं, इन्हें निकाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, सरकार को इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सेवा कर रहे हैं सब मरीजों, कोरोना मरीजों की, अगर आप इनको निकाल दिया जाए तो मरीजों की सेवा कौन करेगा? और बहुत अच्छी सेवा कर और अभी तक सेवा करते आ रहे हैं, तो सब आपको सगले आपके कार्य में सब अच्छा कार्य मिल रहा है। कहने का मतलब कि इनको निकाला नहीं जाता, कि इनकी सेवा में रखा जाए बिल्कुल, और नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा हिसाब रखा। बता दें कि प्रदेश के सभी अस्थायी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा 24 मई तक काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए सांकेतिक विरोध जताया जाएगा, जबकि 25 मई से प्रदेश भर के सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जबकि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपनी मांगे रखी है और उन्होंने भी मांगे पूर्ण न होने पर हड़ताल पर चले जाने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो जिले के 450 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी एवं अस्थायी आयुष कर्मी भी हड़ताल करेंगे। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर गहरा असर होगा, जबकि अभी कोरोना संक्रमण से हालात पूरी तरह काबू में नहीं आ पाए हैं। कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण करने वाले श्रमिक कार्डधारी नागरिकों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को श्रम विभाग से मिलने वाली 25,000 रुपये की राशि में से 12,500 रुपये की राशि धोखाधड़ी कर निकाल लेने के मामले में कटंगी निवासी मुख्य आरोपी प्रदीप मंडाले को पुलिस ने गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया और पूछताछ के लिए 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया कि आरोपी प्रदीप मंडाले निवासी वार्ड नंबर 2 अर्जुन नाला कटंगी का रहने वाला है, जो नेटवर्किंग का काम करता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका है। आरोपी के द्वारा अपने 3 साथियों के साथ विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी छात्रवृत्ति में से 50% राशि निकाल ली जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ विद्यार्थियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120B, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। वहीं मुख्य आरोपी प्रदीप मंडाले फरार था, जिसे शुक्रवार की रात में उसके कटंगी स्थित निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 46,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस राशि को न्यायालय में जमा करवा दिया गया है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिससे इस प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी आरोपी से पूछताछ कर जानकारी हासिल की जा सके। पूर्व में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि जो 25,000 रुपये प्रतिभावान छात्रों को मिलती है, वो मामला 13 तारीख को थाने पे आया था, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में भी जेल में है। चौथे आरोपी को, जो कि कटंगी के निवासी हैं, जिसे कल शाम को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तारी की गई थी, और आरोपी से जो प्रतिभावान छात्रों के जो दस्तावेज, आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह की छायाप्रति और उसके आरोपी का बैंक डिटेल, मोबाइल फ़ोन और जो गूगल नेट से जो उनने प्रतिभावान छात्रों की जो लिस्ट निकाली थी और वो सूची, और उन्हें जो अपने खाते में जो पूर्व जो गिरफ्तार आरोपियों में से जो 72,000 रुपये जो अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए थे, जिसमें से 46,500 रुपये नगद जो कि उन्होंने पहले निकाल लिए थे, वो पैसा नगद जब्त किया गया और बाकी जो शेष पैसा उसने खर्च कर देना बताया। आरोपी को इस मामले में और भी पूछताछ के लिए, क्या इस मामले में और भी कोई संलिप्त हैं, जो अभी तक तो पूछताछ की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। इस कारण से 1 दिन का पुलिस रिमांड लेने के लिए अभी आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10वीं व 12वीं में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले श्रमिक कार्डधारी नागरिकों के बच्चों को प्रदेश शासन की योजना के तहत श्रम विभाग के माध्यम से 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन प्रदान की जाने वाली इस राशि के संबंध में शिक्षण संस्थाओं को कोई भी जानकारी श्रम विभाग द्वारा कभी नहीं दी जाती है। इस राशि को विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के एजेंट लोग 75% से अधिक अंक लाने वाले श्रमिक कार्डधारी नागरिकों के बच्चों की सूची लेकर पूरे जिले में उनके घर घर जाकर उनसे आवेदन पत्र भरवाते हैं और उनके खाते में राशि डालने के बाद तत्काल दूसरे दिन उनके घर पहुंचकर कियोस्क बैंक संचालकों की सहायता से 50% राशि वापस निकाल लेते हैं।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।